आणि हे असं एक रत्न आहे आपल्या भारतामधलं. आपको मराठी समझ में आता है? ठीक है, कोई बात नहीं. हां, की तुम्ही त्यांच्या वयाकडे बघा. खरं तर त्यांचं लग्न करण्याचं वय. तुमचं लग्न झालं का? नाही झालं. आणि ते ज्या गोष्टीसाठी वेळ द्यायचा त्याच्याऐवजी असं लष्कराच्या भाकऱ्या वाजतायत आपल्याबरोबर. जेव्हा आपल्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न असतो आणि राष्ट्र सर्वतोपरी असतं, तेव्हा स्वतःचं तन मन धन अर्पण करून एखादा युवक कसा मैदानामध्ये उतरू शकतो आणि इतरांसाठी प्रेरणास्थान बनू शकतो, ह्याचं युवा नेतृत्वातलं हे सगळ्यात जबरदस्त उदाहरण. तर आपण तर खरं मी काही त्यांच्याबद्दल जास्त बोलणार नाही, कारण त्यांचंच आपण आज ऐकायचं आहे. आणि हिंदीमध्ये ना, हिंदीमध्ये. तर आपले जे विदेशी पाहुणे आहेत आणि परदेशी भाऊ आहेत, त्या दोघांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी योहान टेंगरनचं स्वागत आणि सत्कार करायचा आहे. संजय भाऊ तुम्हीच घ्या ना, तुमचं यादीत नाव यावं दोघांचं. 15,000 पेशंट नाव काय? प्रताप कदम. तो योहान जी, मैं विनती करता हूँ आपको, आप आइए. और अभी हमारा कार्यक्रम लाइव हो रहा है, तो हम सिर्फ इतने बैठे हैं ऐसा नहीं समझेंगे, पूरे भारत का नेतृत्व करेंगे. और ठीक है योहान जी. पहली बात तो मैं आप सब लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज़ हमारा जब बम्बई में प्रोटेस्ट हुआ था तो आप में से काफ़ी लोग आए थे. और मैं जैसे ये देखता हूँ तो महाराष्ट्र जो क्रांति होने वाली है उसका एक सेंटर अभी इमर्ज होके आ रहा है. बिकॉज़ हम देख रहे हैं काफ़ी समय से कि मुंबई में काफ़ी स्केल पे अभी हम लोग ने बहुत काम किया है. बट इसका जो मुंबई का जो सक्सेस है, हम जो लास्ट प्रोटेस्ट में हमने देखा, उसमें आप सभी लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है. बिकॉज आप सब लोग पुणे से हर टाइम इतना ट्रैवल करके बॉम्बे आते हो, तो आपके लिए प्लीज़ धन्यवाद आप सबको. प्रकाश पोरे जी पहले बोल रहे थे कि हम सब पागल हैं, तो मैं आपको थोड़ी अपनी आज मुझे विषय पे बात करने बोला है कि कोरोना एक इंटरनेशनल षड्यंत्र है. बट मैं थोड़ी हमेशा अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ ताकि लोगों को प्रेरणा भी मिलती है और फिर हम इसकी जानकारी पे आएंगे हम. तो मेरी जब शुरुआत हुई पिछले 7 साल पहले, एक्चुअली में आप सब लोग ने भी बहुत फेस किया होगा ये लास्ट 2 साल में कि आप सब लोग को मतलब जो सोसाइटी है, जनता है, आप सब लोग को पागल समझती है. बिकॉज आपके विचार अलग है, आपकी सोच अलग रखते हो, आप आपकी जो आपको सही लगता है आपको फॉलो करते हो. तो मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगा कि जब भी लाइफ में कोई कठिन समस्या आती है, तो अगर हम उस कठिन समस्या के अंदर आके दब के हमने हार मान ली तो ज़िंदगी कहीं नहीं जाती. बट मैंने अपनी खुद की लाइफ जर्नी में देखा है कि कितनी भी कोई भी कठिन समस्या आ जाए, अगर हम हमारा दिल चुनते हैं हमारे सिर के ऊपर, तो दुनिया कोई भी ट्रैक पे जा रही हो, आप अपना ट्रैक पकड़ के अगर चलते रहोगे, आपके साथ पूरी दुनिया एक टाइम आएगी जुड़ने के लिए. इसके लिए मुझे पहले लगता था कि बस मैं ही पागल हूँ इतने साल पहले, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था. बट आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ आज 500,000 लोग यहाँ पे पागल जुड़े हुए हैं. धन्यवाद. मेरी जो रिसर्च जर्नी थी, बहुत लोगों को लगता है कि मैंने विदेशियों को पढ़ के अपनी समझ बनाई है, बट एक्चुअली मैंने राजीव दीक्षित जी को भी काफ़ी स्टडी किया था, उनके वीडियोस देखे थे. और उनका जो मतलब रिसर्च था, एक्चुअली वो एक अलग ही आदमी थे. मतलब काफ़ी जो देश में विचार रखते थे, रिसर्चर थे,
वो मतलब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे या ऐसे राष्ट्र के मुद्दे पे बात करते थे। पर राजीव दीक्षित एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंटरनेशनल मुद्दों पे भी काफ़ी गंभीर समझ जो है वो बनाई थी। इसलिए उनके वीडियोस में जब रिसर्च करना शुरू किया कंस्पिरेसी षड्यंत्रों पे, तो 9/11 का जो मुद्दा है, जो अमेरिका में ट्विन टावर्स का कोलैप्स हुआ था, उस पर मुझे याद है मैंने राजीव दीक्षित जी का आई थिंक 2009 में वीडियो देखा था जी। तो उससे मुझे काफ़ी मतलब एक होप आई थी कि भारत में चलो इतने लोग सोए हुए नहीं हैं। क्योंकि मैंने जब इस षड्यंत्र को समझना शुरू किया इतने साल पहले, तो मुझे लगा कि ये बस विदेशों में ये जानकारी फैल रही है, भारत में इतना इसके बारे में कोई जानता नहीं है। पर राजीव दीक्षित जी को सुना तो पहली बार मतलब जान में जान आई कि चलो अभी ये इस पर काम कर सकते हैं हम और आगे लेके जा सकते हैं इस मुद्दे को। तो राजीव दीक्षित जी मेरी जर्नी में एक काफ़ी बड़ा इंस्पिरेशन रहे। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये जो षड्यंत्रकारी है, इन्होंने हमको मानसिक गुलाम कैसे बनाया है। और कोविड का षड्यंत्र काफ़ी लोगों को समझने के लिए काफ़ी महीने लग गए, काफ़ी साल लग गए। अभी तक भी काफ़ी जनता जो है वो डर के जो माहौल है उसमें अटकी हुई है। इसलिए आज जो वेरिएंट का नॉनसेंस आया है इस पर भी मैं बात करूँगा। बट इसके पहले हम अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को समझे। हमें समझने की ज़रूरत है कि ये क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। उनमें से एक है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि जब एक आदमी की जो विचारधारा है वो किसी चीज़ पे बनी हुई होती है और उसको आप नई इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करते हो, तो दिमाग में एक ऐसी प्रक्रिया चालू होती है कि अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। मतलब मैं जो मानता हूँ अगर वो सही है तो आप गलत हो। इसके लिए ये जो पूरा षड्यंत्र है ये बस विचारों पे चलता है। यही वजह है कि जो षड्यंत्रकारी है इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतने समय से टारगेट करके रखा है और सबकी विचारों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है बचपन से। जैसे कि सचिन पेटकर जी भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोल रहे थे कि हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि कैसे सोचना है, ये सिखाते कि क्या सोचना है, एग्जाम में क्या उत्तर देना है। और उनको इसी तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम की कंट्रोल में है, जो ये सेम षड्यंत्रकारी है जो आज कोविड का षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्होंने ही एजुकेशन सिस्टम को ऐसी तरीके से सेटअप किया है कि बच्चे जो है वो फ्यूचर में जाके उनका एजेंडा सोसाइटी में लाएंगे और उनको पता भी नहीं है कि वो षड्यंत्र की मदद कर रहे हैं। और इसमें मीडिया की भी बहुत अहम भूमिका है, जिसकी प्रकाश पोरे जी ने बात की उसके बारे में। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस एक ऐसा टूल है जो उनको ये षड्यंत्रकारी को पता है कि हमारे दिमाग में है। इसके लिए ये लोग बचपन से हमें इतना प्रोग्राम करके रखते हैं, पीयर प्रेशर, दोस्त क्या बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, पागल बोलेंगे वगैरह। इसकी वजह से हम डर के अपनी बात अंदर रख लेते हैं और कभी सोसाइटी तक आगे लेके नहीं जाते। इसके लिए आज हमारी स्थिति जैसी है वो वैसी है। तो मेंटल फिनोमेना तो समझने की एक बात है, पर एक दूसरी बात है कि ये लोग क्या टेक्निक्स यूज करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। आज का जो कोविड का हम षड्यंत्र देख रहे हैं उसको आप ये अगर टेक्निक समझते पहले से, काफी साल पहले से ये टेक्निक जो है वो यूज करते हैं, तो उसी टेक्निक को यूज करते ये लोग अपना सारा एजेंडा जो है आगे बढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम रिएक्शन सोल्यूशन। ठीक है, ये जो वर्ग है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों का, इन्होंने पूरी दुनिया की पावर स्ट्रक्चर को हाईजैक करके रखा है। और ये लोग क्या करते हैं कि इनके आदमियों के थ्रू ऐसे इवेंट्स करवाते हैं जो फिर लोगों को लगता है कि ये तो नेचुरली हो गया है। जैसे कि टेररिज्म का मुद्दा है कि ये आतंकवादी जो हमले होते हैं वगैरह, उस पर अगर आप रिसर्च करोगे, जो राजीव दीक्षित जी ने भी की थी, तो राजीव दीक्षित जी ने वो करके बोला था कि यार 9/11 के टावर तो अमेरिकियों ने गिराए थे, उनको मिडल ईस्ट में जाना था और उनको तेल लेना था वगैरह, और काफ़ी सारे कारण थे उसके लिए। तो ये लोग जो हमारे दिमाग में एक ऐसा हिस्सा है जिसको रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं, उसको आर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें जब डर पैदा होता है ना आदमी में, तो वो उस रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। और वो जब एक्टिवेट होता है तो आपका जो खून है वो आपके दिमाग का जो लॉजिकल ब्रेन है, जो सोच विचार कर सकता है, वहां से खून निकल के आपके हाथ के एक्सट्रीमिटी में जाता है। तो आप लिटरली सोच नहीं पाते जब ये लोग आप में डर पैदा करते हैं। इसीलिए आपने देखा रहेगा ये लास्ट 1.5 साल में आप कितना भी किसी को समझाने की कोशिश कर दो, कितना भी फैक्ट्स रख दो उसके सामने, कितना भी वैज्ञानिक सबूत रख दो, पर जो डर बैठा होता है ना उसकी वजह से सोच ही नहीं पाता। बिकॉज जब हमें डराया जाता है ऐसे, तो ये षड्यंत्रकारी जानते हैं कि जितना इनको डराओगे ये अपनी बुद्धि छोड़ के बस अथॉरिटी में विश्वास करेंगे कि जो लीडर है उनका या जो सरकार है वहां से जो आता है फिर उसको फॉलो करेंगे, बिकॉज उन्हें लगता है कि हम ये फॉलो करेंगे तो हम बच जाएंगे। तो इस साइकोलॉजिकल टूल का भी ये लोग मैनिपुलेट करते हैं हमें गुलाम बनाने के लिए। और प्रॉब्लम रिएक्शन सोल्यूशन जो मैं समझा रहा था, तो पहला स्टेप है उसका कि आप सीक्रेटली मतलब गुप्त तरीके से प्रॉब्लम बनाओ और किसी को ब्लेम करो। टेरर का मुद्दा है तो चलो अमेरिका ने खुद 9/11 कर दिया, इजराइल भी इन्वॉल्व था उसमें, काफ़ी सारे एजेंसीज इन्वॉल्व थे, और फिर ओसामा पे ब्लेम कर दिया और वो 19 टेररिस्ट पे ब्लेम कर दिया, जबकि उन्होंने खुद किया था। तो फिर लोग डर जाते हैं, फिर लोग बोलते कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, और फिर आके ये लोग अपना एजेंडा डालते हैं, क्योंकि इनको मिडल ईस्ट में जाके ये सारे देश को इन्वेट करना था, हम पे जासूसी बढ़ानी थी। तो ये सब वो टाइम से ही शुरू हो गया था।
तो अगर आप ये टेक्निक समझते हो उनकी, तो आज के टाइम पे भी आप सेम टेक्निक देख सकते हो कोविड के टाइम पे, कि एक ऐसा वायरस छोड़ा गया है, काफ़ी लोग मानते हैं वायरस नहीं है, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि वायरस है, और मतलब इतना भयानक खतरनाक नहीं है वो, मतलब एक माइल्ड इंजीनियर्ड वायरस है जो लोग ससेप्टेबल होते हैं उनको अफेक्ट करता है। तो ऐसा छोड़ा गया वो टाइम पे, और फिर उससे जो भी मतलब सॉल्यूशंस आए उससे लोग डरने लगे, जो पूरा भय बनाया था कि चलो ये वायरस आ गया, अभी हमें सबको घर पे बंद रखना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। सो इसकी वजह से लोगों ने खुद मांगा कि चलो गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, और फिर ये आके ऐसी चीज करते हैं जो उनको ऑलवेज करनी ही थी, क्योंकि इनका एजेंडा जो आप एंड गोल है, अंतिम गोल है इनका, आप समझोगे तो इनको हमें सबको गुलाम बनाना है, आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से तोड़नी है, हम सबको छोटे छोटे अपार्टमेंट में कैद करके बंद रखना है, और पूरी तरीके से जासूसी रखनी है, दिमाग की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी, कोई टाइप की आज़ादी नहीं रहेगी। अभी आप देख सकते हैं आज के टाइम पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूरा हनन हो चुका है। मतलब आपकी जो शरीर की स्वतंत्रता है कि आप आपका शरीर ओन करते हो, इस पे आपका आज कोई हक बचा नहीं है, बिकॉज आपको आज वो आके बोल रहे हैं कि आप टीका नहीं डालोगे तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते, मॉल में नहीं जा सकते, अभी आदेश आया है कि आप रिक्शा नहीं ले सकते, ट्रेन में नहीं जा सकते, बस में नहीं जा सकते। तो आपका शरीर आपका थोड़ी है, ऐसे आदेश आते हैं तो सरकार आपको बोल रही है कि आपका शरीर आपका नहीं है, वो हमारा है। तो ये टेक्निक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज भी हम सोच रहे हैं तो क्या है, हम कोविड के लिए लड़ने की सोच रहे हैं, बट कोविड का जो प्लॉट है वो खत्म नहीं होने वाला। मतलब इनको जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है वो बस कोविड के बेसिस पे नहीं आएगा। अभी आप फ्यूचर में देखोगे तो काफ़ी सारे षड्यंत्र हैं इनके, जैसे कि अभी क्लाइमेट का मुद्दा है, तो दिल्ली में अनाउंसमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट के खुद के जज आके बोल रहे हैं सामने से कि दिल्ली गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना चाहिए बिकॉज वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि नाम छोड़ दो, डिटेल छोड़ दो, इनको क्या है, इनको हमें बंद करना है, गुलाम बनाना, आर्थिक स्थिति तोड़नी है, तो उसको करने के लिए जो भी कारण ये लोग बना सकते हैं, क्लाइमेट, चाहे क्लाइमेट हो, नया वायरस ला ले फ्यूचर में, बैक्टीरिया ला दे, वेरिएंट ला दे, कुछ भी है, बट इनको हर साल ये करना है, बिकॉज अगर ये नहीं करेंगे तो अंतिम गोल है इनका, ये पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये टेक्निक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या डिटेल में अटक जाते हैं बहुत, बट एक टाइम आप इनका जो नजरिया है, लोगों को कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो समझ गए तो कोई भी षड्यंत्र आएगा आप फ्यूचर में, तो आप अपने बारे में सोच पे उसकी विचार बना सकते हो। तो ये इतने सालों में ये षड्यंत्र जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, ये काफ़ी एडवांस हुआ है, बट काफ़ी लोग जो है हमारे देश में वो ये बीजेपी कांग्रेस के नैरेटिव में अटके रहते हैं कि एक साइड पे जो है वो मतलब राष्ट्रभक्त है, जो मतलब मेनली एक हिंदुइज्म नेशनलिज्म का पिच रहता है, और दूसरी साइड पे ये लेफ्टिस्ट है, कांग्रेसी लोग है वगैरह। तो उनको बेसिकली दो कैंप में सेपरेट करके बांटा गया आपस में, और वो दोनों कैंप में कोई सच्चाई नहीं है। आप किसी को भी वोट दो, आप चाहे बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, या आज के टाइम पे आपको भी वोट दो, समाजवादी पार्टी को वोट दो, हम देख सकते हैं कोविड के टाइम पे सिद्ध हो गया। पहले तो बस हम लोग बोलते थे, रिसर्चर जो थे बोलते थे कि आप किसी भी पार्टी को वोट दे दो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोग ही आएंगे, बिकॉज उन्होंने ही उनको सेटअप किया, उनकी फंडिंग भी वहाँ से ही आ रही है। इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ किए। बट कोविड के टाइम पे ये सिद्ध हो गया है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन सब का सुर एक ही है कोविड के मैटर पे, कि मास्क पहनो, सब टीका लगाओ, लॉकडाउन होना चाहिए वगैरह। ये वैक्सीन के टाइम पे भी बूस्टर आने चाहिए, अभी ये सब लोग चालू करेंगे बोलना कि बूस्टर लगना चाहिए। तो ऐसे समय पे हम देख सकते हैं कि जो ये लड़ाई करते हैं ना, ये छोटे मुद्दों पे करते हैं जो इतना महत्व रखते नहीं है, पर जो मेन एजेंडा है इनका ग्लोबल षड्यंत्रकारियों का, इस पे कोई भी मतलब ऐसे भेदभावी व्यू नहीं रखेंगे, सब एक पेज पे साथ में काम करेंगे। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी तक ये देश के लोग इन पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ते रहे तो भाई हम गुलाम होने वाले, ये बात बहुत ही नक्की है। दूसरी चीज़ समझने की ज़रूरत है, अभी एक तो बात है कि आप सब लोग मास्क की सच्चाई जानते हो, टेस्टिंग की सच्चाई जानते हो, वैक्सीन की सच्चाई जानते हो, तो काफ़ी लोगों ने बताया, तो मैं इस पर आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करूँगा। बट एक अहम मुद्दा है जो लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है, जो है ट्रांसह्यूमनिज्म। मतलब अभी के समय पे हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी आज़ादियाँ जा रही है, और हम सोच रहे हैं कि आज़ादी हमारी मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जा रही है, हम जाके घूम रहे हैं, हम किधर जा नहीं सकते, ट्रैवल पे पाबंदियाँ लगी है, ऐसी सारी चीज़ों पे फिजिकल वर्ल्ड में पाबंदियाँ लगी है। बट इन षड्यंत्रकारियों को फ्यूचर में क्या करना है कि हमारी जो मानसिक स्थिति है, मतलब जो हमारी स्वतंत्र सोच रखने की भी क्षमता है, उस पर भी उनको कब्जा चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि ये अभी तक जनता को मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं, सोच विचार को मैनिपुलेट करके। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। अगर कोई एक व्यक्ति है जो मानता है कि वायरस डरावना है और लॉकडाउन होना चाहिए, सबको टीका लगना चाहिए ताकि दूसरे लोग बच जाए, उसका लाइफ में एक्शन क्या रहेगा? वो पूरा टाइम घर पे बैठेगा और डर के मारे घर पे बैठे रहेगा, 5 मतलब कितने भी बूस्टर आए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, लगाते रहेगा और ऐसे करके वो मर जाएगा।
और एक आदमी, आप जैसे आदमी हो जो समझते हो ये क्या है, मतलब हमारी नेचुरल इम्यूनिटी की क्या क्षमता है, लॉकडाउन कभी हमें वायरस से बचा नहीं सकता वगैरह, और मास्क कभी ट्रांसमिशन रोक नहीं सकता, तो आप लोग आपकी ज़िंदगी बेखौफ जी रहे हो और आप सब लोग यहाँ पे जिंदा हो, ये सबसे बड़ा सबूत है कि कोविड इतना डरावना नहीं है, हमें दिखता है ये आपके सामने। तो जो परसेप्शन है वो समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक परसेप्शन है, उससे वो लोग षड्यंत्रकारी एक आदमी की पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक टाइम एक आदमी उससे तोड़ के अपनी स्वतंत्र सोच रखना शुरू करे, अपने खुद के सवाल करना शुरू करे, तो उसकी लाइफ पाथ बुरी बदल जाती है और उससे डायरेक्ट एक्शन इम्पैक्ट होता है। वो बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे षड्यंत्रकारियों पे। मैंने लास्ट अपनी स्पीच में ही बोला था कि हम जब आवाज़ उठाते हैं तो काफ़ी ग्लोबल मतलब लेवल पे इन षड्यंत्रकारियों पे उठाते हैं। बिल गेट्स है, डेविड रॉकफेलर है, रॉथस्चाइल्ड है वगैरह, क्लिंटन्स है। तो इनसे अभी समझ हटा के हमें भारत में अभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास अच्छा रिसर्च है जो हमने किया है, जो ये बताता है कि यहाँ के काले अंग्रेज कौन है जो हमारे देश को इन षड्यंत्रकारियों ग्लोबल लेवल पे मिलके बेच रहे हैं। तो ग्लोबल लेवल पे तो आपकी समझने की ज़रूरत बिल्कुल है, अगर आपने समझा नहीं है तो इस पर रिसर्च काफ़ी सारा मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बट यहाँ के जो लोग हैं, जब तक हम उनको नहीं समझेंगे तब तक हम सरकार पे प्रेशर नहीं बना पाएंगे और तब तक इन सालों को जेल में डाल नहीं पाएंगे। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन है। इनके थोड़े मैं नाम ले लेता हूँ। अभी आप देखोगे तो जो अरबपति वर्ग है, बिलियनर वर्ग है, उसमें से काफ़ी सारे लोग जो है वो बहुत ही गहरे संबंध रखते हैं रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ, गेट्स फाउंडेशन के साथ। इनमें से कुछ लोग का अगर मैं नाम ले लूँ तो रतन टाटा की, मतलब मैं खुद पारसी हूँ तो रतन टाटा का इमेज बहुत अच्छा है पारसी कम्युनिटी में। बट अगर आप उसकी हिस्ट्री स्टडी करोगे और उसका पैसा कहाँ पे जाता है, वो कैसी चीज़ों में इन्वॉल्व है वगैरह, इस पर भी मैंने चैनल पे काफ़ी वीडियोस किए, तो आप उनकी सच्चाई जान पाओगे। मुकेश अंबानी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो ये पूरा ग्रेट रीसेट का एजेंडा पुश कर रहा है, उसकी फाउंडिंग बोर्ड में मुकेश अंबानी बैठे हुए हैं, तो वो भी काफ़ी हाई लेवल का इन्फ्लुएंस रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अगर लिस्ट पूरी करने जाऊँगा तो आज मतलब बहुत देर हो जाएगी, फिर मुझे भी चप्पल लेके आएंगे जैसे नीलेश सर बोल रहे थे। बट शॉर्ट में समझाने जाऊँ तो आनंद महिंद्रा है, फिर हमारे पूना वाला जो यहाँ पुणे में अपना सेंटर बैठा के रखे हैं। इसके लिए पुणे में इतनी सारी पाबंदियाँ हैं, जो मैं लोगों से भी सुन रहा था कि पुणे में बहुत पाबंदियाँ लगी है दूसरे एरिया से कंपैरिजन में, बिकॉज इन लोग ने यहाँ पे अपना अड्डा बना के रखा है। इसके लिए हमें भी अपने साइड से ज़्यादा पुशबैक और रेजिस्टेंस देने की ज़रूरत है, बिकॉज पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली इनके मेन सेंटर्स है जहाँ से ये पूरा षड्यंत्र पुश हो रहा है। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आना एक बहुत ही अहम बात है। तो चलो, अरबपतियों की बात तो एक है, वो पैसा मतलब ट्रांसफर करा रहे हैं, जो षड्यंत्र पुश करने के लिए पैसा आ रहा है वो ये अरबपतियों से आ रहा है। पर ऐसे काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट है, हमारे हेल्थ के लेवल पे साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, इन सब लोगों ने मिलके पूरे देश को बर्बाद किया है और इनके नाम बैरली कोई जानता है। मतलब हमारी रिसर्च के थ्रू हमें नाम पता चले और उसके बेसिस पे ही नीलेश सर और दीपाली मैम अभी केस करने वाले। पर इनके टॉप जो प्रोमिनेंट लोग हैं, इनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक है एन.के. अरोरा, फिर है विनोद पॉल, इसमें गगनदीप कांग आती है, के विजय राघवन आते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब लिस्ट अराउंड 20-25 लोग की है जो टास्क फोर्स में लोग बैठे हैं। पहली बात तो कुछ महीने तक कोई जानता भी नहीं था कि टास्क फोर्स में कौन बैठा है, और ये टास्क फोर्स से ही सब निर्णय आए हैं कि लॉकडाउन करना है देश के लेवल पे, मास्क लगाना है, टेस्टिंग बढ़ाना है, एसिम्प्टोमेटिक जो लक्षण नहीं है उनको टेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें टास्क फोर्स से आई है। तो अमेरिका में कैसे गुस्सा, इतना मूवमेंट है वहाँ पे कि फाउची को जेल में डालो, बिल गेट्स को जेल में डालो, बिकॉज वहाँ पे लोग जानते हैं कि उनके निर्णय कौन ले रहा है। यहाँ पे साले कोई जानते ही नहीं कि इनके निर्णय कौन ले रहा है। ऐसे लगता है लोगों को कि बस 5-10 कमेटी बना के रखी है और ये लोग अपने निर्णय ले रहे हैं और मतलब सरकार मान रही है। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लोग काले अंग्रेज जो है वो इन षड्यंत्रकारियों से पैसा लेके एक झूठे साइंस को बेच रहे हैं और असली विज्ञान जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इन नाम को समझना और आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं नामों को हम अरेस्ट करेंगे और इनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच करके गरीबों में बांटेंगे। ठीक है, एक है बात आ गई लोकल लोगों को एक्सपोज करने की, तो इसमें हम जुडिशरी को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने अगर देखा रहेगा तो 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एन.वी. रमन्ना, उनका क्या संबंध है भारत बायोटेक के साथ, और कोवैक्सीन के जो मतलब कोवैक्सीन जो वैक्सीन बनाई है उसको भी लोग समझते हैं कि एक स्वदेशी वैक्सीन है और हमारे देश में ही बना है। बट आप इसकी अगर हिस्ट्री जाके स्टडी करोगे तो इस वैक्सीन को भी मतलब बिल गेट्स ने एक शुरुआती फेज में भारत बायोटेक की सपोर्ट दी थी। इनफैक्ट भारत बायोटेक के जो एमडी है कृष्णा एला, उनके खुद के शब्द है कि अगर बिल गेट्स मुझे आके पैसे नहीं देता तो भारत बायोटेक कभी शुरू नहीं होता। तो बिल गेट्स का बहुत गहरा संबंध है वहाँ पे। और अगर आप देखोगे, जहाँ तक चीफ जस्टिस की बात है,
तो इनकी मॉम के काफ़ी सारे शेयर्स थे भारत बायोटेक में 2017 तक, जो हमें सुप्रीम कोर्ट की खुद की वेबसाइट से मिले। और ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो मैंने अपनी चैनल पे दिखाया है। तो मैंने जब सर से पूछा तो वो बोले कि मतलब यूजुअली ऐसा कुछ होता है तो वो लोग ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भेज देते, बट उसको आई थिंक 1.5 महीना हो गया और कोई कंटेम्प्ट आया नहीं है। तो ये बताता है कि इस बात में सच्चाई है और ये लोग डरते हैं, बिकॉज अगर हम पे कोई कंटेम्प्ट आया आज नीलेश सर पे या हमारी टीम पे तो इनकी पूरी सच्चाई उजागर होकर बाहर आ जाएगी। इसके लिए ये लोग ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी बात समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी मैं आपको अगर हमारी जीत के बारे में बताऊं तो अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे हमने सारा वैज्ञानिक डेटा जो है इसके बारे में, चाहे वो मास्क का मुद्दा हो, टेस्टिंग का मुद्दा हो, लॉकडाउन का मुद्दा हो, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, बूस्टर की बात है, नेचुरल इम्यूनिटी की बात है, इस सब पे ठोस वैज्ञानिक सबूत और हमारे जो भी पिटिशंस में सब गया है ये सब हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो हमें नोटिस आया IT डिपार्टमेंट से अराउंड आई थिंक 1 महीने पहले, और उन्होंने बोला कि पूरी वेबसाइट हटा दो, बिकॉज वो वेबसाइट पे पहले पेज पे डिमांड्स है हमारी, नो लॉकडाउन, नो टेस्टिंग। तो ऐसे लिख के दिया हम लोग को ये सरकारी गाइडलाइंस के खिलाफ जाता है, तो आपको ये पूरा मेन पेज निकालना पड़ेगा। और फिर अंदर कुछ ऐसे हमारे प्रोटेस्ट के पिक्चर्स थे, वहाँ का भी लिंक भेज के बोला ये ऑब्जेक्शनेबल है, इसको निकालो। और उन्होंने बोला 2 दिन में रिप्लाई दो हमें। तो सर थे वो टाइम पे मतलब आई डोंट थिंक दिवाली का टाइम अलग था, बट मतलब हम लोग बिजी थे और 2 दिन का रिप्लाई दिया था। तो हम लोग गए सर के पास और हमने 1 दिन में रिप्लाई ड्राफ्ट करके, उन्होंने हमें 3 पेज का रिप्लाई मतलब नोटिस भेजा था। आप गेस कर सकते हो कि हमने वापस उन्हें कितने पेजों का रिप्लाई दिया? 180। और 180 ऐसा नहीं कि मतलब वो जो बोल रहे हैं उससे भटक के हम लोग कुछ भी चिपका रहे हैं। जो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे टेस्टिंग के लिए, मास्क के लिए, टीके के लिए, उन सब का हम जो 1 साल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बराबर से सब रेडी था, और बस वो चिपका के भेज दिया। आज तक हमने उनसे कोई वापस मेल नहीं आया हमें उनसे। तो जहाँ तक ये लेटेस्ट सर्कुलर की बात है, हम जो देख रहे हैं अभी रिसेंटली सर्कुलर आया है, ओमाइक्रॉन वेरिएंट का ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और मुझे काफ़ी डिप्रेसिंग लगता है। बिकॉज मुझे सच में लगा था कि चलो वायरस का एक राउंड प्ले कर दिया उन्होंने, 1 साल निकाल दिया, सारे लोग मतलब ऐसे डर के घर पे बैठे रहे, फिर से लोग उजागर हुए, बाहर आए, फिर सेकेंड वेव का प्रोपेगेंडा चालू हुआ, उसमें वेरिएंट यूज़ किया। तो मुझे लगा भाई चलो एक बार वेरिएंट हो गया, दूसरा बार ये लोग कुछ अभी नया बैक्टीरिया लाएंगे, नया वायरस लाएंगे, या क्लाइमेट चेंज पे जाएंगे ये लोग। बट ये हमें इतना बुद्धू समझते देश की जनता को कि फिर से दूसरी टाइम भी अभी वेरिएंट का प्रोपेगेंडा ही चालू किया है, उसका नाम ओमाइक्रॉन है। बट आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमने जो भी सर के साथ मिलके हमारी टीम ने और IBA ने जो भी मेहनत किया है, उसकी वजह से आप देखोगे तो ये जो नया ऑर्डर भी आया है इनका कल, उसमें ये लिखा गया है क्लियरली कि वैक्सीनेटेड पर्सन का डेफिनेशन क्या है, और इसको मीडिया आउटलेट छाप नहीं रहे। वो लोग डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने 2 टीके नहीं लिए तो आप किधर जा ही नहीं पाओगे, आप किधर ट्रेन में जा नहीं पाओगे। पहले तो ट्रेन था, अभी तो बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब चीज़ आ गई है उसमें। तो डरने की बात क्यों नहीं है? बिकॉज उन्होंने जो डेफिनेशन है, परिभाषा बोलते हैं इसको हिंदी में, वो भी मैं शब्द सुमित भाई से सीखा, तो उसको ही बदल दिया उन लोग ने। और ये परिभाषा में उन्होंने ये क्लॉज डाला है कि जिनके पास मेडिकल एग्जेम्पशन है उन्हें वैक्सीनेटेड माना जाएगा, डबल फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। और ये मुंबई में काफ़ी जगह काम कर रहा है। आपके अगर पुणे में भी आप लोग को कोशिश करनी चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। जी बिल्कुल, सचिन पिटकर जी यहाँ पे बैठते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे। बट हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा भी बोल दूँ तो हमें मॉल्स में एंट्री नहीं मिल रही थी पहले, बट ये सर्कुलर है, उसके बाद वो सर्कुलर दिखा के, सर्टिफिकेट दिखा के अभी सब जगह एंट्री हो रही है। तो ऐसे हमें टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि टीका लगाना पड़ेगा। उसके लिए भी सर के लिए बहुत बड़ी ताली दे दीजिए प्लीज़, ये सर ही है जो सब चीज़ करवा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि देश के लोग मरे हुए हैं अभी तक। जो हमारे साथ हुआ है, चलो लॉकडाउन हो गया है तो किसी में मतलब हिम्मत नहीं है ऐसे लार्ज स्केल पे खड़े होने की, अन्याय को चैलेंज करने की। किसी में ये भी हिम्मत नहीं आई कि चलो टीका लगा दिया और आपको गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आप ये सारा एक्सपेरिमेंटल EUA वाला टीका लगाओगे नहीं तो किधर जा नहीं पाओगे, आपकी लाइफ बंद कर देंगे हम। चलो उसके लिए तो खड़े नहीं हुए, पर यार अभी बच्चों पे बात आ रही है, अब तो खड़े हो जाओ। बच्चों को कौन बचाएगा? हम ही है ना बच्चों के बचाएंगे। तो ये संदेश देना चाहूँगा आप लोग को नहीं, बिकॉज आप सब लोग जागरूक हो और आप सब मतलब अपनी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरीके से समझते हो। बट देश में जो मरे हुए लोग हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं यहाँ पे, आपके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि चलो आप अपनी बुद्धि अपने आप के लिए बेच दो, पर प्लीज़ जब बच्चों की बात आती है तो उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा।
बच्चे और सरकार में सिर्फ पेरेंट्स ही खड़े हैं और इसके लिए पेरेंट्स को जागरूक होना और अपने बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? अभी हम जो भी चीज़ कर रहे हैं आपको पता है लीगल तरीके से, और ग्राउंड लेवल पे डिसीजन बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो वो सब अभी हम काम कर रहे हैं और मुझे आप लोग से बहुत अपेक्षा है, बिकॉज हम जो मुंबई में जो भी काम कर रहे हैं हम काफ़ी संगठित रूप से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पे पुणे में भी अभी लोकल लेवल पे प्रोटेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप सब लोग साथ में आके जो भी अलग अलग संगठन है यहाँ पे एक साथ जुड़ के ये सेम संख्या और इससे ज़्यादा संख्या की हमें अभी आंदोलन करने की ज़रूरत है। एक बात है हम रूम में बैठे ठीक है, बट हमें अभी सड़क पे जाके वो जो मैसेज है हमारा उसको बहुत आगे लेके जाने की ज़रूरत है, तभी जाके चीज़ें बदलेंगी। जहाँ तक समाधान की बात है तो ये तो एक है कि आप सब लोग को और संगठित होने की ज़रूरत है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब देश में हम बिखरे हुए हैं। और जैसे सर बोल रहे थे कि जब सूरज की किरणें एक साथ एक मैग्नेटिक लेंस के थ्रू फोकस करेंगे हम, तब जाके हमें परिणाम देखने को मिलेंगे, और वो ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहे हैं। पर आप सब लोग जितना एफर्ट लगाओगे, जितना आपके अंदर के खुद के वॉरियर को जगाओगे, उतना ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि जो प्रकाश पोरे जी बात कर रहे थे कि मीडिया सोल्ड आउट है, तो मेरी आप सब लोग से दूसरी अपेक्षा है कि हम सब लोग कंटेंट क्रिएटर बने, मतलब अपनी खुद की रिसर्च करें, खुद की इन्वेस्टिगेशन करें, अपना मुंह लगाए। ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब अकाउंट बना लिया और वो उसको पिक्चर देख के हम ऐसे सीक्रेटली बोल रहे हैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। अपना मुंह लगाओ, अपना पर्सनैलिटी बनाओ, आप अपना जो लाइफ है उसको कुछ समय दो, मतलब अगर 50% भी नहीं दे सकते चलो 20% दे दो, जो भी है टाइम, समय और अपनी लाइफ की पर्सनालिटी, इसके टूवर्ड्स डेडिकेट बनो। अपनी लाइफ में आप ऐसा फिगर बनो जो आपके आसपास जो भी सोशल सर्कल है, आपके दोस्त लोग हैं, परिवार है, वो आपसे देख के सीखना चाहिए। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो किधर भी जाता है वो ये मैसेज को आगे लेके जा रहा है। तो वो आप सब लोग को करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि लोगों को बात पहुंचाने की समस्या है। हमें सेंसर किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, हमें मीडिया में कभी बात नहीं आती, न्यूज़पेपर्स की तो प्रकाश पोरे जी ने बात बता दी। तो अभी हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हमारे लिए आके कोई नहीं करने वाला, और जितना जल्दी हम ये समझेंगे उतनी फास्ट हमारी स्थिति चेंज होगी, बिकॉज हम जितना ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे, और कंटेंट की मतलब ऐसे कमी नहीं है कि बस युवान कर रहा है तो उससे सब कवर कर दिया। ऐसे 1000 सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, पर मुझे समय नहीं मिलता, बिकॉज अभी हम लोग ये चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो आप जब ये फील्ड में घुसोगे एक बार और लोगों को बात पहुंचाने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जानकारी है। तो इसके लिए प्लीज़ आप गंभीर रूप से सोचिए, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी समस्या है जिसको हमें समाधान लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, नीलेश सर बात कर रहे थे कि हम राजा है, हम इनके मालिक है, ये हमारे पब्लिक सर्वेंट है। बट मैं इसको एक और स्टेप आगे लेके जाने की कोशिश करूँगा। अभी हम सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर इन्होंने हमारे नियम के हिसाब से काम नहीं किया तो हम इनको जेल में डालेंगे, हम इनको फांसी पे चढ़ाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी ले लेंगे वगैरह, वो सब करेंगे, नो डाउट करेंगे। बट अगर बात ऐसी स्थिति पे आती है कि हमें दिखानी है कि हमारी पावर क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि जो टैक्स का पैसा है हमारा और जो हम बैंकिंग की इनकी करेंसी यूज़ कर रहे हैं, इसी से उनका सारा पैसा बन रहा है और इसी से उनका सारा एजेंडा जो है वो फाइनेंस हो रहा है। तो पावर सच में हमारे पास है, बिकॉज हम जो लोग पूरा समय काम करके अपना पैसा बचाते हैं, ये साले लोग आके हमसे चोरी करते हैं। अगर आपका टैक्स का पैसा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने के लिए हो रहा है, वो तो क्या चोरी नहीं है क्या? वो चोरी है ना। तो हमें समझने की जरूरत है कि वो गुलामी की माइंडसेट छोड़नी पड़ेगी। अगर हमारा टैक्स का पैसा, ऐसा मूवमेंट आना चाहिए देश में जहां पे जब तक हमारा टैक्स का पैसा हमारे लिए यूज ना हो और हमें गुलाम बनाने के लिए यूज ना हो, स्थिति आए तो हमें टैक्सेस देने से भी इनकार करना चाहिए अगर ऐसी चीजों के लिए यूज हो रहा है। और अंत में मैं राजीव दीक्षित जी को समर्थन देते हुए अपना स्पीच एंड करूंगा कि देखो, इन्होंने राजीव दीक्षित जी को मारा, ओके, हम सबको बहुत दुख हुआ बिकॉज उन्होंने काफ़ी काम किया था इस मुद्दे पे, पर आज वो जिंदा है हमारे साथ, हम सब ये फील कर सकते हैं बिकॉज आज उन्हीं के वजह से आज इतने सारे लोग यहाँ पे शामिल हुए। पर दूसरी बात है, मैं आप जो षड्यंत्रकारी होपफुली आज यहाँ पे हमारा कार्यक्रम देख रहे हो, आपको मैं आपकी आंखों में देख के बोलना चाहूँगा कि मैं और यहाँ पे जो भी है और आप सभी लोग होपफुली इनसे डरते नहीं हैं, और अगर आप हमको कुछ करने की कोशिश करोगे तो हमारे जैसे हजारों लाखों लोग खड़े होंगे और आपका एजेंडा पूरी तरीके से खत्म करके आपको मारेंगे। भारत माता की वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। धन्यवाद, थैंक यू।